स्टूडेंट्स, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू किया था। क्या किया था हमने? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शुरू किया था। और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने अभी तक दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। पहला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड सेकंड वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां से हम लोग क्या करेंगे? थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शुरू करेंगे। ये जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको पढ़ने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक ग्राफ को निकालना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ को निकाल रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो जैसा इसके पहले वाले में पढ़ा था, यहाँ पे भी स्टार्टिंग वही से होगी, इसमें भी स्टार्टिंग वही से होगी। हियर शुड बी वेपर प्रेशर एंड हियर इज द टेम्परेचर, ठीक है। पहले हमने वेपर प्रेशर पढ़ा, फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, और अब हमको फ्रीजिंग पॉइंट देखना है। तो अब हमको देखना होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इफ किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या बोलेंगे हम? जब किसी ने पूछा हमको कि सर फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड will be equals to vapor pressure of solid, that is called as this one. क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मतलब होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं इसका यहाँ पे क्या काम है। अब मैंने बोला ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए, थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। अब ये पॉइंट ए हम लोग प्योर सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इफ ऐसा होता है, आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट बी। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो जो दिया हुआ है ये प्योर सॉल्वेंट को दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये पूछता हूं कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। अभी जो स्टेट है वो कौन सा है? लिक्विड है। तो हम यहां से यहां तक का जो वेपर प्रेशर देखेंगे वो प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट के लिए देख रहे हैं। तो इसमें ऐसा हो रहा है, हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्यों बढ़ा होगा? व्हाई? हम टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जब वीक होगा तो सिंपल सी बात है वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? क्या बोला मैंने कि वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो क्यों बढ़ेगा वो हमको देखना होगा। तो वेपर प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंटरेक्शन कम हो रहा है। समझ रहे बात को? हाँ या नहीं? क्लियर है? सो टेम्परेचर बढ़ा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब दूसरी बात, अब यहां से शुरू करते हैं, यहां से। सो ये वाला जो है ये हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर है, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब क्या करेंगे? हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, सही है। टेम्परेचर कम करेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा, सही है। इफ हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, सही है। और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो रहेगा ये इंटरेक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इंटरेक्शन बढ़ेगा, सही है। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो लिक्विड कौन से स्टेट में जाएगा? अरे सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्क क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में फर्क क्या है? हम यहां से इधर जाते हैं तो इंटरेक्शन जो है वो कम होता है, और यहां से इधर आते हैं तो इंटरेक्शन जो रहेगा वो बढ़ता है, सही है ना? बात क्लियर है? इंटरेक्शन की हम लोग टेम्परेचर के साथ बात कर रहे हैं।
तो हम सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विल बी डिक्रीज। हम गैस का टेम्परेचर कम करेंगे, इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ गया। हम उससे और बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम करा दिया, और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो होगा ऐसे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो सॉलिड स्टेट में आएगा। तो हम इससे और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं तो क्या होगा, हम ये मानते हैं कि पॉइंट बी के बाद सॉल्वेंट जो रहेगा उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दैट सॉल्वेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, बोल सकता हूँ ना मैं। मतलब पॉइंट बी के बाद जो ग्राफ निकालेंगे वो ग्राफ हम इसके लिए निकालेंगे कि ये जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हो? अरे हाँ या नहीं? ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जो ग्राफ रहेगा वो वेपर के लिए रहेगा। अब वेपर के लिए तीन पॉसिबिलिटी है, या तो मैं ग्राफ ऐसे निकालूं, सॉरी ऐसे, दूसरा ग्राफ इसको लीनियरली निकालूं, और तीसरा ग्राफ ऐसे निकालूं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तीन पॉसिबल ग्राफ है। क्या लगता है कौन सा ग्राफ ज्यादा पॉसिबल रहेगा? वो एज इट इज आगे जाएगा, उससे ऊपर रहेगा, या उससे नीचे रहेगा? विच विल बी मोर पॉसिबल, एक्स वाई एंड जेड? विच विल बी मोर पॉसिबल? रीजन के साथ पता रहेगा, दैट विल बी वेरी गुड। Which graph will be more possible, x, y और z? x में क्या हुआ, ये जो ग्राफ आगे जा रहा था उससे ज्यादा चेंज हुआ, y वाला एज इट इज स्ट्रेट जा रहा है, सही है, और z वाला जो रहेगा वो कम हो रहा है। तो क्या लगता है विच विल बी मोर पॉसिबल, x, y और z? ठीक है, अब देखो ये लिक्विड के लिए है, ये गैस के लिए है। तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, कहां पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम है? लिक्विड और गैस कहां में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम है? गैस। तो सिंपल सी बात है, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होता है, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होता है उसमें चेंज इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? क्या बोला मैंने? जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विल बी लेस, वहां पे चेंज इन वेपर प्रेशर विल बी मोर और लेस। क्या लगता है? इट विल बी मोर। व्हाई चेंज इन वेपर प्रेशर विल बी मोर? बिकॉज उनके बीच का इंटरेक्शन कम हुआ है। ठीक है, तो आप स्ट्रेट जा रहे हो मतलब y मिल रहा है, स्ट्रेट जाने से y मिल रहा है, इसका मतलब यहां का इंटरेक्शन और इसका इंटरेक्शन सिमिलर वे से है, और इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहां पे चेंज इन वेपर प्रेशर उसी फ्लो में जा रहा है। समझ रहे हैं? हम इसको कंसीडर करते हैं तो क्या हुआ, यहां पे जितना चेंज इन वेपर प्रेशर था उससे यहां पे चेंज इन वेपर प्रेशर कम है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर कम कब होता है? चेंज इन वेपर प्रेशर कम कब होता है? देखो जस्ट लुक एट, ठीक है, ग्राफ से निकालता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है यहां से हम लोग पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज फॉर लिक्विड, और ये रहेगा प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसके लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, अभी ये सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है, अभी ये सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है। अब पॉइंट ए से टेम्परेचर कम करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में जाएगा, सही है, और पॉइंट बी से आगे टेम्परेचर करते हैं तो वो लिक्विड गैसीय स्टेट में जाएगा। तो सेम पार्टिकल्स लिक्विड में पास रहेंगे, गैस में दूर जाएंगे, तो इंटरेक्शन ज्यादा कहां पे रहेगा? लिक्विड में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा या गैस में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा? मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, इंटरेक्शन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन। इसीलिए जो वेपर फेज में होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब जो इजीली इवेपोरेट होंगे। ठीक है, तो यहां तक ये लिक्विड स्टेट में है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसी ग्राफ को कंटिन्यू करें और यहां y तक लेके जाए।
इस ग्राफ में चेंज ज्यादा रहेगा तो ये x बनेगा, और इसी ग्राफ में चेंज कम रहेगा तो ये z लगेगा। ठीक है, तो ये लिक्विड के लिए है, ये तीनों गैस के लिए है। तो जब ये लिक्विड से गैस में जाएगा तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, सही है ना। लिक्विड से जब गैस में गया तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया, और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरेक्शन कम होगा, बात सही है। और इफ इंटरेक्शन कम होगा तो क्या होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो क्या होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है, नहीं समझे। तो ये y ग्राफ कब मिलेगा हमको, जब ये यहां से यहां तक इंटरेक्शन चेंज नहीं हुआ। देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर सोल्यूट तो वही, सॉल्वेंट तो वही है। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर सॉल्वेंट तो वही है तो इंटरेक्शन चेंज कैसे हुआ, सही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, पहले जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड स्टेट में था, अभी जो सॉल्वेंट है वो गैसीय स्टेट में है। तो लिक्विड और गैस में से लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वहां पे चेंज इन वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन गैस में इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन थोड़ा सा कम रहेगा तो वहां पे चेंज इन वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब मैंने आपको पूछा x, y और z में से कौन सा ग्राफ सेम इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन के लिए रहेगा, इनमें से कौन सा ग्राफ सेम इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन के लिए रहेगा, इट विल बी y। तो y किसके लिए रहेगा, जब लिक्विड से गैस में जाने के बाद भी इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट्स में। कौन सा ग्राफ तब रहेगा जब लिक्विड से गैस में जाने के बाद इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा। कौन सा ग्राफ रहेगा जिसमें इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा, x, y, z में से, इट विल बी x और z, टू ऑप्शंस है। कब इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा, देखो इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो x और z में से किस में चेंज इन वेपर प्रेशर ज्यादा है, और किस में चेंज इन वेपर प्रेशर ज्यादा है, x और z में से किस में चेंज इन वेपर प्रेशर ज्यादा है, x में। इसका मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर ज्यादा तब रहेगा जब उसका इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है इनका वेपर प्रेशर जो रहेगा वो एकदम से बढ़ेगा। बात समझ गए मेरी, क्लियर है। तो तीन पॉसिबिलिटी में से ये पॉसिबिलिटी तब रहेगी जब गैसीय स्टेट में जाने के बाद भी इंटरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ये तब होगा जब गैसीय स्टेट में जाने की वजह से इंटरेक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा कम होगा, और Z वाला तब आएगा जब वो बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज फॉर गैसीय स्टेट, ये तीनों गैसीय स्टेट के लिए है। तीनों में से एग्जैक्टली सही कौन सा है, तीनों में से हमारे लिए x वाला सही है, y और z वाला सही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं एट पॉइंट C that solvent is present in which state, at point C solvent is present in which state, at point C। सिंपल सी बात है, इट इज लिक्विड स्टेट। मैं बात करता हूं पॉइंट B की, तो का पॉइंट B के नीचे के साइड में ये लिक्विड स्टेट में है, पॉइंट B के अपर साइड में ये गैसीय स्टेट में है, समझे बात को। तो बोल सकता हूं ये पॉइंट B वो है जहां पे लिक्विड और गैस इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो कैन आई से दिस वन कि एट पॉइंट B द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल। बिलो पॉइंट B द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी मोर, एंड अबव द पॉइंट B वेपर प्रेशर ऑफ गैस विल बी मोर, but at point B the vapor pressure of liquid and vapor pressure of gas will be equal. Is it clear? Okay. Now point A से टेम्परेचर कम करते हैं, पॉइंट A लिक्विड स्टेट तक है, तो यहाँ B से A तक लिक्विड स्टेट में मान के चलते हैं। अब यहाँ से टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा,
सो इट विल कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब सॉलिड के लिए मैं यहाँ पे 3 ग्राफ निकालता हूं। सो दिस इज ग्राफ ए, दिस इज ग्राफ बी एंड दिस इज ग्राफ सी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के लिए कौन सा ग्राफ एग्जैक्टली सूट लगता है आपको, कौन सा सुटेबल होगा? सॉलिड के लिए कौन सा ग्राफ एग्जैक्टली सुटेबल रहेगा, ए वाला, बी वाला या सी वाला? देखो, ये तब होगा जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इंटरेक्शन कम होना चाहिए, सही है ना? वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इंटरेक्शन कम होना चाहिए। ठीक है, देखो हम ये जो ग्राफ निकाल रहे कौन सा, दिस वन, ये यही निकालते हैं कि ये सीधा सीधा एज इट इज जा रहा है। सो दिस इज ए, सही है, ए बी और सी, क्लियर? तो यहाँ पे ए से स्मॉल ए की तरफ वो उसी फ्लो में जा रहा है, इसका मतलब इंटरेक्शन में कुछ फर्क नहीं हुआ। ए से सी में जा रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ए से बी में आ रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। और मैंने आपको बोला था कि इंटरेक्शन जो रहेगा वो सॉलिड में सबसे ज्यादा रहेगा। अब हम टेम्परेचर कम कर ही रहे हैं तो सॉलिड जो मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये तीनों के तीनों ग्राफ में सॉलिड के लिए बताता हूं, तीनों के तीनों ग्राफ में सॉलिड के लिए बताता हूं। तो सॉलिड के लिए विच विल बी करेक्ट, तो मेरे हिसाब से बी वाला करेक्ट होना चाहिए। क्यों बी वाला करेक्ट होना चाहिए? बिकॉज जब ये लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, और डिस्टेंस जब बहुत कम होगा तो क्या होगा, उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, और उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उनका वेपर प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा। मतलब जो हमने गैस के लिए सोचा था उसका अपोजिट सॉलिड में होगा, और इसलिए मेरे हिसाब से ग्राफ बी सही होना चाहिए, ए और सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ बी इज करेक्ट, ए और सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, इन ग्राफ को ऐसे रख देता हूं। ठीक है, ऐसे, तो ये ग्राफ इस प्रकार से है। अब क्या मैं पॉइंट ए को बोल सकता हूं, पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल। यस, ए से ज्यादा जाएंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा और सॉलिड का कम रहेगा। हम इस साइड में आते हैं तो सॉलिड का वेपर प्रेशर विल बी मोर एंड लिक्विड वेपर प्रेशर विल बी लेस, बट एट पॉइंट बी द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विल बी सेम। सो यहां पे डेफिनेशन क्या देखा था फ्रीजिंग पॉइंट का, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे ये पॉइंट ए पे ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको बोलता हूं पॉइंट ए को TF, क्या बोलता हूं TF, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, F स्टैंड फॉर फ्रीजिंग, सही है। सो उस टेम्परेचर को हमने बोला TF। अब मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, डाउट ये है मैं इसको TF लिखूं या TF डिग्री लिखूं, दो कंफ्यूजन मेरे पास है। क्या मैं इसको TF लिखूं या TF डिग्री लिखूं, विच विल बी मोर गुड, मोर पॉसिबल, इट विल बी TF और TF डिग्री, which will be good। देखो एक बात ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ निकाल रहे हैं ये हम लोग प्योर सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए? प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में है तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिखेंगे TF डिग्री। क्या लिखेंगे? TF डिग्री। ठीक है, सो TF डिग्री विल बी मोर पॉसिबल देन TF। अब कंडीशन वही है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, तो यहां से हमको सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अभी यही मान के चलते हैं कि हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो इधर वाला भूल जाना है, इधर वाला भूल जाना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो सपोज मैं इसको बोलता हूं पॉइंट M। ठीक है,
तो पॉइंट ए पे ये कौन से स्टेट में है, सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है, पॉइंट ए पे, तो इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। अब इस टेम्परेचर में मेजर करते हैं, पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे, इसको मैं बोलता हूं Tx, कितना टेम्परेचर, Tx। तो Tx टेम्परेचर पे ये जो सॉल्वेंट है ये लिक्विड स्टेट में है, और इसी टेम्परेचर पे मैं इस प्योर सॉल्वेंट में मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करूंगा। क्या बोला मैंने, इस Tx टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, और इसी टेम्परेचर पे मैं प्योर सॉल्वेंट में मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करूंगा। तो क्या होगा, पॉइंट मुझे लोअर साइड में मिलेगा या पॉइंट मुझे हायर साइड में मिलेगा। यहां पे लिखता हूं K और यहां पे लिखता हूं L, विच विल बी पॉसिबल फॉर सॉल्यूशन। फॉर सॉल्यूशन K और L में से कौन सा पॉसिबल रहेगा, फॉर सॉल्यूशन विच विल बी मोर पॉसिबल। देखो वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया। आपको इधर ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे, सो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होगा, अरे जो उड़ने वाले लोग हैं उनके कंधे के ऊपर न उड़ने वाले लोग बैठ गए, सही है। जो उड़ने वाले लोग हैं हवा में, उनके कंधे के ऊपर जो उड़ नहीं सकते हैं वो बैठ गए। तो ये क्या करेंगे, उन उड़ने वालों का उड़ने का कैपेसिटी बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उड़ने का एबिलिटी कम करेंगे ना, मतलब वो डिक्रीज करेंगे। सेम कंसेप्ट है ना। तो ये उड़ने वाले लोग हैं वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल नहीं उड़ने वाले हैं। तो ये नहीं उड़ने वालों को हमने उड़ने वाले के इसमें डाल दिया, उनके कंधे के ऊपर बिठा दिया, तो क्या हो जाएगा, इनका उड़ने का एबिलिटी कम हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से K वाला सही होना चाहिए और L वाला गलत होना चाहिए। समझे बात को। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि L वाला सही है और K वाला गलत है। बात समझ रहे हैं मेरी। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बची कौन सी, K वाली। अभी हम लोग लिक्विड के लिए देख रहे हैं, किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो यहां पे जो ग्राफ निकालूंगा, क्या मैं ऐसा ग्राफ निकाल सकता हूं पैरेलल इसको, ये ग्राफ सही है ना। सो दिस ग्राफ इज फॉर सॉल्यूशन, दिस ग्राफ इज फॉर सॉल्यूशन, सही है, क्लियर है ना। इसको मैं बोलता हूं D, इसको मैं बोलता हूं D, और यहां पे मैं बोलूंगा इसको C, सही है। तो C से D तक का जो ग्राफ है ये लिक्विड स्टेट के लिए है। किसके लिए है, लिक्विड स्टेट के लिए। और ये C और D का जो ग्राफ है ये सॉल्यूशन का है। तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। यहां तक क्लियर है, अरे यहां तक क्लियर है पक्का, ओके। तो अभी ये कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, सही है। तो मैंने बोला दिस ग्राफ इज फॉर लिक्विड स्टेट, दिस ग्राफ इज फॉर सॉलिड स्टेट एंड दिस ग्राफ इज फॉर लिक्विड स्टेट। अब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करेंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो ये वाला ग्राफ जो रहेगा वो ऐसे आएगा, और जैसे ही यहां पे आएगा तो ये मिलेगा पॉइंट E को, किसको मिलेगा, पॉइंट E को, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेट का जो ग्राफ है ये सॉलिड स्टेट के ग्राफ को पॉइंट E पे मिला है। कहां पे मिला है, पॉइंट E पे। तो ये बोल सकते हैं इस पॉइंट E के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल, सही है। तो ये लिक्विड वाला पॉइंट इस सॉलिड को E पे मिला है, और यहां पे जो टेम्परेचर रहेगा इसको बोलेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब मैं आपको पूछता हूं, दिस इज कॉल्ड एज TB, सॉरी TF,
दिस इज कॉल्ड एज टीएफ। समझ में आ गया? हमने इसको टीएफ क्यों बोला? क्योंकि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करते लाएंगे तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इस सॉल्वेंट के सॉलिड वाले ग्राफ को पॉइंट ई पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? पॉइंट ई पे। अब यहाँ पे पॉइंट सी का कुछ काम नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और इसलिए मैं इनको निकाल रहा हूं। ठीक है, इनको निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है? लिक्विड स्टेट के लिए है और लिक्विड स्टेट यहां पे मिल रहा है। सो टीएफ इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड टीएफ डिग्री इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मैं आपको पूछता हूं एज यूजुअल टीएफ एंड टीएफ डिग्री क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? टीएफ एंड टीएफ डिग्री क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? Which will be greater and which will be smaller? TF will be less and TF degree will be more. सही है? So इसका रिलेशन ऐसे रहेगा, TF is less than TF degree, TF is less than TF degree। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं बोल सकता हूं डेल्टा TF। क्या बोल सकता हूं? डेल्टा TF। तो मैं यहां पे डेल्टा TF यूज करता हूं। सो डेल्टा टीएफ क्या होगा? क्या होगा? डेल्टा टीएफ विल बी टीएफ डिग्री माइनस टीएफ। सही है? क्या रहेगा? इट विल बी टीएफ डिग्री माइनस टीएफ। क्यों? क्योंकि यहां से इधर आ रहे हैं हम लोग। देखो बॉइलिंग पॉइंट में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, फ्रीजिंग करना है मतलब बॉइलिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, इसलिए लेफ्ट साइड वाला इनिशियल था और राइट साइड वाला टेम्परेचर फाइनल था। हम लोग फ्रीज कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। सो दिस विल बी इनिशियल एंड दिस विल बी फाइनल। सही है? क्लियर है ये? टीएफ डिग्री। ओके, अब ये वाला जो वैल्यू रहेगा इनमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है? कौन सा वैल्यू बड़ा है? TF डिग्री विल बी ग्रेटर एंड TF विल बी स्मॉलर। अब इसको मैं, अब हम इधर आ रहे हैं तो टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सो फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? अब फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होगा और फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होगा तो उसको हम लोग एलिवेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों बोला? क्योंकि कम हो रहा है। एलिवेशन इसलिए बोला था क्योंकि वो बढ़ रहा था, तो इसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब भी कभी ऐसा होता है, जब भी कभी ऐसा होता है हम किसी सॉल्यूशन में, किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसमें उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होता है and this is called as depression in freezing temperature। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। क्लियर है? अब क्या होगा? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे। तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट क्या होना चाहिए? Which will be constant? So it will be Kf। K भी था वहां पे तो यहाँ पे Kf रहेगा। So here must be Kf into m, where Kf stand for molar depression constant, या तो इसको कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दो नाम से जाना जाता है, या तो इसको बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या तो हम इसको बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब क्या करते हैं, हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। सो दैट विल बी डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1
इंटू M2, इस प्रकार से। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से हम ये फाइंड कर सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास M2 है उसको कितने ग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से क्या फाइंड कर सकते हैं, W2 अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास M2 है जो नॉन वोलेटाइल है उसको W1 ग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर में कितना का डिप्रेशन होगा, ये फाइंड करने का काम करता है ये फॉर्मूला। तो हमारा थर्ड वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। थर्ड वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो दिस इज अवर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज अवर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार ग्राफ को अच्छे से देख लो, कैलकुलेशन बहुत छोटा है। चलो, तो अभी हम लोग फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको कुछ बातें देखना है। सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, आपने शायद नाम सुना होगा ऑस्मोसिस का, और लोअर क्लास में अप टू 10th स्टैंडर्ड इसके एग्जांपल्स भी आते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस को कहां पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को पहले सिंपली बता देता हूं कि ऑस्मोसिस होता क्या है, फिर इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ऑस्मोसिस आपको याद रखना है तो सिंपल फॉर्मूला है OLX। नाम पता है OLX का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और OLX को लिखना है OLH। क्या लिखना है, OLH। OLH स्टैंड फॉर ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। क्या बोला हमने, ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां से, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस साइड में जो फ्लो होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, हियर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली, सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है और सॉलिड भी होता है, लेकिन फ्लो जो होता है वो सॉल्वेंट ही होता है, सॉल्यूट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बीच में हम एक मेम्ब्रेन को यूज करते हैं। इसको यूज करेंगे मेम्ब्रेन को। ये मेम्ब्रेन जो होता है ये सिलेक्टिव होता है। कुछ मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव का मतलब वो बोलेगा मैं इसी को जाने दूंगा, मैं दूसरों को जाने नहीं दूंगा। जैसे हमने बायोमोलिक्यूल में देखा था रिसेप्टर वाला, तो रिसेप्टर जो होता है वो क्या करते हैं, सेल के बीच में होते हैं, सेल वॉल के। तो आउटसाइड के मैसेज को इनसाइड में लेके जाना है, इनसाइड के मैसेज को आउटसाइड में लेके जाना है, लेकिन वो सभी को लेके नहीं जाता है, वो सिलेक्टेड मैसेज को लेके जाता है। तो ऐसे हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिव। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इट इज अ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो तरीके से कहा जाता है, या तो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है या तो इसको सिलेक्टिव कहा जाता है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देता है और सॉलिड पार्टिकल को पास होने नहीं देता है, और इसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कभी कभी SPM भी लिखा जाता है। सो इट स्टैंड फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में होता है जो सॉल्वेंट को जाने देता है और सॉलिड को रोकने का काम करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कहां पे है, जो पिग ब्लैडर होता है, जो पिग ब्लैडर होता है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। किसका काम करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है इसका दूसरा एग्जांपल है क्यूप्रिक फेरोसाइनेट।
क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड जो रहेगा ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें यहाँ पे होता है Cu/2 FeCN/6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड और ये भी एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। दिस इज अ कॉमन नॉमेनक्लेचर। ये कॉम्प्लेक्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं है। IUPAC नॉमेनक्लेचर होता तो पहले कटायन को फिर अनायन को लिखेंगे। अनायन में पहले साइनाइड का नाम लिखेंगे फिर मेटल का नाम लिखेंगे और ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स होने की वजह से एंडिंग में ATE आएगा। तो ये वो बातें हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन काम कैसे करता है वो देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने यहाँ पे वाटर को रखा है, प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब यहाँ पे ज्यादा इम्प्योरिटी नहीं है। तो ये जो प्योर वाटर रहेगा, ये प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या डाइल्यूट है? प्योर सॉल्यूशन का मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा या डाइल्यूट रहेगा? सो इट मस्ट बी डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक सोल्यूट को ऐड नहीं किया है और जब तक हम सोल्यूट को ऐड नहीं करेंगे इसका मतलब ये किसका काम करेगा? प्योर का ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक और मतलब साथ में एक और बनाते हैं, दो का काम पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ऐसे। और इसमें हमने पानी रखा है, प्योर वाटर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? क्या होगा? थोड़ा नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अब ठीक है। सो यहां पे हमने ये कंटेनर ले लिया है, ठीक है। ओके, अब हुआ ऐसे कि यहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा है जिसका शेप ऐसे है, और यहां पे हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को रखा हुआ है। तो ये रेड कलर से जो मैंने शो किया है ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। वो क्या है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और इसके इनसाइड में यहां पे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। विच सॉल्यूशन? NaCl सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे NaCl जो रहेगा इसका एक्वस सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे तो NaCl जो रहेगा उसका लेवल जो रहेगा वो यहाँ तक है, ठीक है। और दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, तो दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। अब मैंने आपको पूछा NaCl और प्योर वाटर, इन दोनों में से कौन से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? NaCl और प्योर वाटर सॉल्यूशन, इन दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। और यहां पे हम लगाते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में यहां पे हमने किसको ऐड किया है? NaCl को ऐड किया है। सो दिस इज NaCl। अब क्या हुआ? NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जहां पे भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता है उसमें से क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो इस NaCl में सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और यहाँ पे भी सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो अब ऐसा होगा, इस बीकर में कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इधर ट्रेवल करेंगे,
वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में ट्रेवल करेंगे, तो इसका इनिशियल जो वॉल्यूम था वो था V1, वाटर का इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1। तो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस प्योर वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? इस प्योर वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से इनसाइड में चला गया, और जैसे ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से इनसाइड में जाएगा तो किसका वॉल्यूम कम होगा? प्योर वाटर का वॉल्यूम कम होगा, और किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? NaCl का वॉल्यूम जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। सही है? नहीं समझा? ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो वाटर रहेगा, इस वाटर का लेवल कम हो जाएगा, और यहाँ पे NaCl का लेवल जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो NaCl का लेवल पहले से ज्यादा है और वाटर का लेवल पहले से कम है, और इसको हम बोलेंगे V2, इसको हम बोलेंगे V2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, जो रेड कलर से मैंने शो किया है, वो क्या कर रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ट्रैवल कर रहा है, जाने दे रहा है, और सॉलिड को नहीं जाने दे रहा है। तो इससे क्या होगा? इनसाइड में ये वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर का क्वांटिटी कम होगा, और NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और इस प्रकार के फ्लो को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रकार के फ्लो को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसका जो मेन क्राइटेरिया है ये कॉन्सेंट्रेशन है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहां से जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस साइड में क्या करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो, हम ये मान के चलते हैं कि जो सेल है हमारा, सेल, इसके अंदर ब्लड फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड फ्लूइड्स। और इस ब्लड फ्लूइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ब्लड फ्लूइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 0.19% वेट बाय वॉल्यूम। तो इतना परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ये ब्लड फ्लूइड्स का होता है, वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया उस सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन। सपोज हमने इस सेल को ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में रखा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.91% से ज्यादा है। इस सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेता हूँ कंटेनर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में हमने इस सेल को रखा है। अब इसमें सेल और कंटेनर दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कंटेनर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? कंटेनर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब क्या होगा? कंटेनर के सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट सेल के अंदर जाएगा, या सेल के अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। बिकॉज सेल का जो सरफेस होता है, ये सेल का सरफेस एक्ट एज ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज एक्ट एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। नहीं समझ रहा है? अरे समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? क्या हुआ? जिस सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल इज एक्ट एज अ सेल वॉल इज एक्ट एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होगा? अब इस कंटेनर का कॉन्सेंट्रेशन, कंटेनर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वो सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। कंटेनर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल से। तो क्या होता है? ऑस्मोसिस में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो इसमें क्या होगा? जो सॉल्वेंट रहेगा वो आउटसाइड में ट्रेवल करेगा,
तो इसमें सेल जो रहेगा, सेल वो छोटा होगा या बड़ा होगा, वो श्रिंक होगा या स्वेल होगा? ये जो सेल है ये स्वेल होगा या श्रिंक होगा? वो श्रिंक होगा। तो ऐसे टाइम पे ये श्रिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रिंक होना चाहिए। तो सेल का साइज कम होना हमारे लिए अच्छा या बुरा है? अच्छा या बुरा है? देखो, सेल का साइज जितना है उतना ही होना चाहिए। सेल का साइज जितना है उतना ही होना चाहिए, उससे बढ़ना भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सेल का साइज कम हुआ, सेल श्रिंक हो गया। दूसरी कंडीशन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0.19%, if concentration of solution is less than 0.19%, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने सेल को रखा है, तो सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉरी सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां पे जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां पे ट्रेवल करेंगे? सो नाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन टू सेल, सेल टू कंटेनर सॉल्यूशन और कंटेनर टू सेल, टू पॉसिबिलिटीज आते हैं। क्या लगता है कहां पे ट्रांसफर हो गए? दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल, इस डायरेक्शन में। और ऐसे टाइम पे सेल जो रहेगा ये स्वेल होगा या श्रिंक होगा? यहाँ पे जो सेल रहेगा वो स्वेल होगा या श्रिंक होगा? तो ये यहाँ पे स्वेल होगा, तो यहाँ पे जो रहेगा ये स्वेल होगा। तो इसमें सेल का साइज बढ़ रहा है। देखो, सेल का साइज बढ़ना भी हमारे लिए हार्मफुल है और सेल का साइज कम होना भी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, जब सेल का साइज स्वेल होता है, बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं हीमोलिसिस। इस कंडीशन को बोलते हैं बायोलॉजी में हीमोलिसिस, मेडिसिन में। ठीक है, और एक उसका साइज कम होता है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। इसका मतलब हम जिस सॉल्यूशन को सेल में रखने वाले हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम भी नहीं होना चाहिए। समझे बात को? अब देखो, अब मुझे सलाइन बनानी है, सलाइन वाटर। ठीक है, मुझे सलाइन वाटर बनाना है। तो इस सलाइन वाटर में नॉर्मली NaCl प्रेजेंट होता है, सॉल्ट को हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो इस सलाइन वाटर को जब हम सेल में, बॉडी में वाटर को पास करेंगे, तो इस टाइम पे इस सलाइन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? इस सलाइन वाटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? जब उस सलाइन वाटर को बॉडी में हम लोग इनसाइड में इंजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे इस सलाइन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको लगेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? ठीक है, तो बेसिकली ये जो वाटर होता है वो सेल के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है? सेल के कांटेक्ट में। और सेल का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? इतना। ठीक है, तो इफ हम NaCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.19 के से ज्यादा रखते हैं, इस सलाइन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम 0.19% से ज्यादा रखते हैं, जो कि ब्लड फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन है, तो उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये सेल जो रहेगा वो श्रिंक हो जाएगा, तो दैट विल बी बैड फॉर हेल्थ, तो वो भी गलत है। इफ हम इस सलाइन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम 0.19% से ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा? सॉरी, 0.19% से कम लेंगे तो क्या होगा? वो सेल जो रहेगा वो स्वेल हो जाएगा। तो दोनों के दोनों हमारे लिए हार्मफुल है, और इसीलिए ये नॉर्मल सलाइन वाटर जो होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो सलाइन वाटर जो रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे जो ब्लड फ्लूइड है उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज ये नहीं जमेगा।
क्यों? इससे क्या होगा, जो सेल रहेगा या तो वो बढ़ जाएगा उसका साइज, या तो उसका साइज जो रहेगा वो कम हो जाएगा। सो ये दोनों हमारे लिए हार्मफुल है, और इसलिए हम चाहेंगे कि उनमें हम ऐसे सॉल्यूशन को उस सेल में रखें जिनमें कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो मैच होना चाहिए। इफ कॉन्सेंट्रेशन मैच होता है सो दैट विल बी गुड फॉर हेल्थ, मतलब वो हमारे बॉडी के हिसाब से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, समझा नहीं समझा?